गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आज आपको फर्स्ट पेपर में वेक्टर स्पेसिस के अंतर्गत लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस यानी रैखिक आश्रितता एवं स्वतंत्रता इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लीनियर डिपेंडेंस यानी एलडी और लीनियर इंडिपेंडेंस यानी एलआई इन दोनों की डेफिनेशंस बताएंगे। तो मान लीजिए वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है और उसमें अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा n तक कुछ वेक्टर्स है और क्षेत्र f जो है उसके अवयवों को हम a1 a2 a3 से an तक लेंगे। तो ये वाले जो वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक ये LD कहलाते हैं। यदि हमारे पास इनके लिए ऐसे स्केलर्स मौजूद हों a1 से लेकर an तक जिनमें सभी ज़ीरो ना हो, फिर भी इन स्केलर्स का इन वेक्टर्स के साथ जो LC बनेगा वो ज़ीरो आ जाए, यानी a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फ़ा n इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। जबकि जो स्केलर्स हमने यूज़ किए हैं a1 से an इनमें सभी ज़ीरो ना हो। इस अवस्था में हम v के वेक्टर्स अल्फ़ाज को अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n को LD कहते हैं। और LI में यदि इन वेक्टर्स की a1 a2 an के साथ बनने वाली LC ज़ीरो हो और सरल करने पर यानी ये LC ज़ीरो तभी सत्य हो जब प्रत्येक अदिश a1 ज़ीरो आए a2 भी ज़ीरो आए यानी an तक ये सब इंडिविजुअली ज़ीरो आए, तब हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स LI है यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब कुछ टिप्पणियां हैं। पहली है VF अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो उसका उपसमुच्चय S LD या LI कहलाएगा यदि S के सदिश क्षेत्र F पर स्वयं LI या LD या LI हो। सेकंड, यदि VF कोई वेक्टर स्पेस है और S उसका कोई इनफाइनाइट सेट है तो ये सेट LI कहलाता है यदि S का प्रत्येक फाइनाइट सबसेट स्वयं LI हो, अन्यथा S LD कहलाएगा। अब कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स हैं। जैसे पहली में आप देख सकते हैं कि हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 थ्री टपल्स लिए हैं, V3 के ये एलिमेंट्स हैं। ये LD आते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे स्केलर्स मौजूद हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, जैसे -2 3 1, और इनसे बनने वाले अल्फाज के LC की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो ये वेक्टर्स LD कहलाएंगे। और सेकंड एग्जांपल में आप देखिए V3 के यूनिट वेक्टर्स लिए हमने, E1 है 1 0 0, E2 है 0 1 0, E3 है 0 0 1। ये LI कहलाएगा क्योंकि आप जब इसको A1 A2 A3 से गुणा करके LC बनाएंगे, उसको ज़ीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे कि A1 भी ज़ीरो आ रहा है, A2 भी ज़ीरो आ रहा है, A3 भी ज़ीरो आ रहा है। तो ये आप याद रखना, किसी भी वेक्टर स्पेस के जो यूनिट वेक्टर से बनने वाला सेट है वो हमेशा LI होता है। नेक्स्ट टिप्पणी है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक यूनिट ज़ीरो वेक्टर हो वो हमेशा LD होगा। क्यों होगा LD? क्योंकि आप उसको किसी भी अशून्य स्केलर A से गुणा करेंगे और LC बनाएंगे तो वो ज़ीरो आएगी। तो A जो है वो अशून्य है और LC ज़ीरो आ रही है तो ये LD वाला केस हो गया। इसके बाद है कि यदि कोई ऐसा सेट है जिसमें केवल एक शून्येतर सदिश है ना, सिर्फ एक उसमें वेक्टर है और वो भी नॉन ज़ीरो है अल्फा, तो वो हमेशा LI होगा क्योंकि आप उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वो स्केलर की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो इस तरह से आप एग्जांपल से आपको जो डेफिनेशन बताई है LI और LD की वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद LI और LD वेक्टर्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, जिसमें पहली थ्योरम है सदिशों का ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश हो। जैसे आपने कोई भी वेक्टर्स लिए, जैसे S लिया, उसमें एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेकर अल्फ़ा n तक। अगर इसमें एक भी वेक्टर ज़ीरो है, ज़ीरो वेक्टर है, तो वो इस सेट को LD कर देता है। कैसे कर देता है कि मान लेते हैं अपना अल्फ़ा 1 मान लो ज़ीरो वेक्टर है, तो आप अल्फ़ा 1 को 1 से गुणा करिए, शेष वेक्टर्स को 0 से गुणा करिए और LC बना दीजिए, वो LC निश्चित रूप से ज़ीरो आएगी। तो क्योंकि एक भी स्केलर अगर नॉन ज़ीरो है तो वो LD होने की
जो है ज़रूरत को पूरा करता है। तो इस अवस्था में जो सेट है एस वो एल डी कहलाएगा। ये आपको याद रखना होगा कि ऐसा सेट जिसमें एक भी ज़ीरो वेक्टर हो वो हमेशा एल डी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट थ्योरम है, सदिशों का एल आई समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एल आई होता है। यानी आपने कोई भी एल आई सेट लिया, उसका आप कोई भी उप सबसेट लीजिए जो कि अरिक्त हो, तो वो भी एल आई आएगा। इसका भी सिंपल प्रूफ है। मान लीजिए एस जिसके अंदर अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक वेक्टर्स हैं और ये एल आई है। तो एल आई की परिभाषा लगाइए आप। ऐसे स्केलर्स एफ में विद्यमान होंगे कि आप इन अल्फास के साथ उनकी एलसी बनाएंगे, वो एलसी ज़ीरो लेंगे तो आपको इंडिविजुअली हर एक स्केलर ज़ीरो के बराबर आएगा। अब आप क्या करिए, एस का एक सबसेट लीजिए एस डैश, उसमें एम वेक्टर्स ले लीजिए जहाँ एम को एन से छोटा रखना। और ये अब एस का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो गया। अब क्योंकि जो वेक्टर्स हैं सारे के सारे अल्फा 1 से लेकर अल्फा तक ये एल आई वैक्टर्स हैं और हमारे पास एस डैश में एम वेक्टर्स ही हैं, तो हम क्या करते हैं m+1 m+2 से लेकर n तक जितने भी शेष वेक्टर जो एस में हैं लेकिन एस डैश में नहीं है उनको स्केलर ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और शेष को a1 a2 am से कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अब ये पूरा एलसी वही बन गया एस के एलिमेंट्स का, एस के वेक्टर्स का। और क्योंकि एस एल आई है तो जितने भी इंडिविजुअली आपने स्केलर्स लिए हैं वो अलग अलग ज़ीरो आएंगे। तो नेचुरली ए एम तक A1 से AM तक जो स्केलर्स हैं वो भी ज़ीरो आ जाएंगे। तो इस वजह से एस डैश भी एल आई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एल डी अगर कोई सेट है तो उसका जो सुपर सेट है अधिसमुच्चय वो भी एल डी होता है। कैसे? मान लीजिए एस जिसमें n वेक्टर्स हैं वो एक एल डी समुच्चय है। एल डी में क्या होता है, एफ के आप ऐसे स्केलर्स लीजिए सभी शून्य ना हो, लेकिन वो जब एल्फाज के साथ एलसी बनाए तो वो जीरो के बराबर आएगी क्योंकि एल डी की डेफिनेशन है ये। अब आप एस का एक सुपर सेट लीजिए अधिसमुच्चय, तो सुपर सेट में क्या होगा, एन से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम शेष जो ज़्यादा वेक्टर्स हैं उनको β1 β2 से लेकर βm ले लेते हैं। ये एस का एक बन गया सुपर सेट। अब आप क्या करिए, सुपर सेट वाले जो एलिमेंट्स हैं वेक्टर्स हैं उनको स्केलर ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो और शेष जो है उनको a1 a2 an से कर दो, तो ये एल सी ज़ीरो आ जाएगा। और एल सी ज़ीरो आने पर हम देखते हैं कि सभी जो अदिश हैं वो ज़ीरो नहीं है क्योंकि अल्फा से जो आपने a1 वगैरह मल्टीप्लाई किया उनमें से एक ना एक अशून्य जरूर है, तभी तो एस एल डी हुआ था। तो इस वजह से एस डैश भी एल डी हो जाएगा। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि एल आई सेट का एवरी सबसेट एल आई होता है और एल डी सेट का एवरी सुपर सेट एल डी होता है। इसके बाद एल डी वैक्टर्स पे कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है कि यदि V एक वेक्टर स्पेस है और S उसका एक सबसेट है, ठीक है, और ये सबसेट जो है इसमें सारे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो ये एल डी होगा यदि एस के कुछ अवयव शेष अवयवों के एलसी के रूप में व्यक्त किए जा सके। मैं रिपीट करता हूँ, V का एक सबसेट है S जिसमें नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो ये S एल डी तब बनता है जब S के कुछ वेक्टर्स को आप S के ही शेष वेक्टर्स के एलसी के रूप में व्यक्त कर सकें। तो इसका सिंपल प्रूफ है, मान लीजिए S जो है वो अल्फा 1 to अल्फा n है और ये एल डी है। एल डी है तो एल डी की परिभाषा लगा देना, a1 a2 an ऐसे स्केलर्स आपको मिल जाएंगे जो कि जिनमें कि सभी स्केलर्स ज़ीरो नहीं है। अब आप मान लीजिए इसमें क्योंकि ये सारे नॉन ज़ीरो है ना एस के वेक्टर्स, तो इनमें अल्फ़ा के हम एक ले लेते हैं, या इस एलसी में से a1 अल्फ़ा के अल्फ़ा के को आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए और बाकी का समेशन बना दीजिए, जैसा आप बुक में दे सकते हैं समेशन i फ्रॉम 1 to n हो जाएगा एंड i नॉट इक्वल टू k हो जाएगा। तो आप अल्फ़ा के को लिख सकते हैं सिग्मा माइनस AI अपॉन ए के अल्फ़ा के। अब AI अपॉन ए के, ये क्योंकि AI और ए के एफ स्केलर वो है, सॉरी क्षेत्र है, तो क्षेत्र है तो AI अपॉन ए के भी जो है वो एफ के ही एलिमेंट्स होंगे। तो हमने देखा कि अल्फ़ा के
शेष वेक्टर्स के एलसी के रूप में लिखा जा रहा है। तो ये एलडी होने की, ये एलडी सेट की एक प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी वेक्टर को आप शेष वेक्टर्स के एलसी के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह इसका विलोम ले लीजिए आप। हम मान लेते हैं कि एस में अल्फा जे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि शेष अवयवों के एलसी के रूप में लिखा जा सकता है, तो एलसी बना के लिख दो। उसके बाद आप इसको एक साइड में ले आओ और जो आपका ए जे है उसको -1 से गुणा कर दो। -1 से गुणा करते ही ये नॉन ज़ीरो आ गया स्केलर -1, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स एलडी हो जाते हैं। और आखिरी प्रॉपर्टी एलडी में, उसमें यह है कि V अगर एक वेक्टर स्पेस है और S उसका एक नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का सबसेट है, तो S एलडी होगा यदि और केवल यदि S का कोई भी सदिश अपने पूर्ववर्ती सदिश के एलसी के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब पूर्ववर्ती लेना है तो आपको अल्फा के अगर आप ले रहे हो वेक्टर, तो के जो है वो 2 या 2 से अधिक लेना, क्योंकि अगर आप 1 ले लेंगे तो अल्फा 1 से का कोई पूर्ववर्ती सदिश विद्यमान नहीं है एस में, इसलिए 2 रखो या 2 से अधिक लो। अब इसका प्रूफ लेते हैं। मान लो अल्फा के एस का एक ऐसा सदिश है जो अपने पूर्ववर्ती सदिशों के एलसी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने देखा कि अल्फा के कैन बी रिटर्न एज a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू ak-1 अल्फा k-1। अब आप वही करिए, इनको सारों को या अल्फा के को राइट साइड में ले जाइए और -1 से गुणा करके। अब आप देखेंगे क्योंकि अल्फा के का जो गुणांक है वो -1 है यानी नॉन ज़ीरो है, इसलिए इस एलसी के ज़ीरो होने पर एक ना एक स्केलर जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ये वेक्टर्स एलडी हो गए। तो हमने देखा कि किसी भी वेक्टर को यदि उसके पूर्ववर्ती वेक्टर्स के एलसी के रूप में आप लिख पाते हैं तो निश्चित रूप से सेट जो है वो एलडी बन जाता है। इसी तरह इसका विलोम है, इसको आप प्रूव करने के लिए आसानी से बुक से समझ सकते हैं। और ये तो मैं इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार सम अप कर रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि सेट ऑफ वेक्टर जिसमें एक नॉन ज़ीरो वेक्टर हो तो वो हमेशा एलडी होगा। इसके बाद कोई भी एलआई सेट है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे वो भी एलआई होंगे, और यदि कोई एलडी सेट है तो उसके जितने भी सुपर सेट होंगे वो एलडी होंगे। उसके बाद यदि कोई सेट एलडी है तो उसके कुछ वेक्टर्स शेष वेक्टर्स के एलसी के रूप में लिखे जा सकते हैं। इसी तरह यदि कोई सेट एलडी है तो उसके जो वेक्टर्स हैं वो पूर्ववर्ती वेक्टर्स के एलसी के रूप में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड वेक्टर से शुरू करना पड़ेगा, फर्स्ट वेक्टर का पूर्ववर्ती सदिश विद्यमान नहीं होता है। तो ये मैंने आपको आज कुछ प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशंस बताई हैं, कुछ सॉल्व एग्जांपल भी देखे थे आपने। अब इसके बाद एलआई और एलडी पर बेस्ड कई सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ये आज आप ट्राई करिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको लेंगे।